आज की क्लास में हम पढ़ेंगे साइंस का 7th क्लास का चैप्टर 8 पवन, तूफान और चक्रवात। ठीक है, पवन जो हवाएं होती है, तूफान बहुत तेज चलने वाली हवाएं, चक्रवात ये तीनों प्राकृतिक आपदाएं होती है। ये बहुत नुकसान पहुंचाती है भाई। ठीक है, उड़ीसा के तट को 18 अक्टूबर 1999 को एक चक्रवात ने पार किया। ठीक है भाई, एक चक्रवात आया कहाँ पे? उड़ीसा के तट पे। तट मतलब किनारा। ठीक है, समुद्र का किनारा लगता है भाई। ठीक है, साउथ में पड़ता है। और इस पे 18 अक्टूबर 1999 में 1999 में, ठीक है, चक्रवात का पवन वेग 200 किलोमीटर 200 किलोमीटर प्रति आवर था, मतलब प्रति घंटा की स्पीड से करीब 200 किलोमीटर की। ठीक है, चक्रवात ने 45,000 भवनों को तहस नहस कर दिया भाई। 45,000 घरों को तोड़ दिया भाई। 45,000। ठीक है, तो कितने सारे लोग बेघर हो गए होंगे? तो 7 लाख लोग बेघर हो गए। उसी वर्ष 29 अक्टूबर को 260 किलोमीटर प्रति घंटा के पवन वेग से पुनः एक अन्य चक्रवात उड़ीसा में आया था। ठीक है भाई, एक और आया था। इसके साथ ही 9 मीटर ऊंची समुद्री लहरें भी। समुद्री लहरें मतलब समुद्र में जब पानी होता है उसकी लहरें ऊपर उठती है भाई। तट से टकराई थी। हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। हजारों लोगों की संख्या में लोग मारे गए थे। करोड़ों रुपए की संपत्ति नष्ट हो गई। पैसा सारा खर्च हो गया भाई। ठीक है, सारा सारा पैसा खत्म। जो लोगों ने बना रखा था सारा सारा नष्ट। ठीक है, कृषि खत्म। जब घर नहीं टिक पाए तो भाई फसल कैसे टिकेगी भाई? परिवहन, संचार और विद्युत संभरण सप्लाई को प्रभावित प्रभावित किया भाई। इन सभी चीजों को प्रभावित किया किसने? चक्रवात ने, इस प्राकृतिक आपदा ने। अब भाई इतना तेज तूफान रहा, इतना तेज चक्रवात रहा तो सड़कें तो खराब होंगी, परिवहन, संचार, सारे कम्युनिकेशन का जितने भी माध्यम थे सब खराब हो गए। ठीक है, ये है भाई चक्रवात। ये घूमते हुए आ रहा है, ऐसे टकराएगा समुद्र तट से। ठीक है, उड़ीसा के समुद्री तट की ओर प्रावृत किसी चक्रवात का उपग्रह उपग्रह सैटेलाइट द्वारा लिया गया चित्र। ठीक है भाई, आभार भारत मौसम विज्ञान विभाग, नई दिल्ली। ठीक है भाई, मौसम विभाग द्वारा जारी ये चित्र है। ठीक है, सैटेलाइट से ली गई पिक्चर है। ठीक है, वायु वायु दाब डालती है। देखो भाई, वायु दाब क्या होता है, वायु का प्रेशर क्या होता है। ठीक है, अगला हमें चक्रवात से संबंधित कुछ मूलभूत विशेषताओं को स्पष्ट करने में सहायक होंगे। इससे पहले कि हम क्रियाकलाप आरंभ करें, याद रखिए कि गतिशील वायु पवन कहलाती है। ठीक है भाई, याद रखिए, गतिशील वायु पवन कहलाती है। पवन क्या होती है? गतिशील वायु पवन कहलाती है। वायु दाब, देखो भाई वायु का प्रेशर क्या होता है। जब कभी भी किसी क्रियाकलाप में कुछ गर्म करना हो तो बेहद सावधानी से कार्य करना चाहिए। देखो भाई, कुछ भी गर्म करना हो मतलब उसमें हीट होगा भाई, तो गर्म से हाथ भी जल सकता है, इसीलिए सावधानी रखनी चाहिए हमें। ठीक है, इस क्रियाकलाप में आपको पानी उबालने के लिए आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है भाई, पानी उबालना पड़ेगा। ढक्कन वाला टीन का एक डिब्बा लीजिए, इसे पानी से भरकर आधा भर लीजिए। ठीक है, आधा भर लिया पानी से। डिब्बे को मोमबत्ती की लो पर तब तक गर्म कीजिए जब तक कि पानी उबलने ना लगे। पानी बॉईल होने लग गया, उबलने लग गया, पानी को कुछ मिनट तक उबलने दीजिए। मोमबत्ती को बुझा दीजिए। तत्काल ही डिब्बे का ढक्कन कसकर बंद कर दीजिए। गर्म डिब्बे को बंद करने में सावधानी बरतें। हाँ भाई, सावधानी बरतें, नहीं तो हाथ जल जाएगा। अब डिब्बे को सावधानी से धातु के गहरे पात्र अथवा वॉश बेसिन, जिसमें हाथों धोते हैं ना भाई, उसमें रख दीजिए। डिब्बे पर ठंडा पानी डालिए। क्या डिब्बे के आकार में कोई परिवर्तन आएगा भाई? देखो डिब्बे का आकार चेंज हो जाएगा भाई। अभी ऐसा था डिब्बा, अब ये इस तरीके से हो गया। फिर ठंडा पानी डालते। ठीक है, ये आप अनुमान लगा सकते हैं कि डिब्बे का आकार विरूपित क्यों हो जाता है। यदि आपको टीन का एक डिब्बा न मिल पाए तो आप प्लास्टिक की बोतल लीजिए और इसे गर्म गर्म जल से भर लीजिए। बोतल को खाली करके इसे तत्काल तत्काल सक कर कसकर बंद कर दीजिए। अब बोतल को नल के बहते पानी के नीचे रखिए, उसका भी आकार में परिवर्तन आ जाएगा। इसी तरीके से फूट जाएगी बोतल। ठीक है, ये क्यों होता है भाई? वायु के दाब के कारण। बाहर जो पड़ने वाला प्रेशर होता है ना भाई, इस प्रेशर के कारण हुआ ये। बाहर से जो दाब लगता है ना इसके ऊपर भाई,
उस दाब के कारण हुआ है। ठीक है, पवन का वेग बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है। देखो भाई, पवन का जब वेग बढ़ता है तो वायु का दाब कम हो जाता है। ये जानेंगे क्रियाकलाप 8.2 8.2 के अंदर, एक्टिविटी 8.2। कागज के एक टुकड़े को मोड़ करके किसी खाली बोतल के मुख से कम कम माप की गेंद जैसा आकार बनाइए। ठीक है भाई, इसको गोल बना लेना है भाई, मोड़ देना है कागज को गोल की तरह। खाली बोतल को पकड़कर उसमें मुख के पास कागज की गेंद को रख दीजिए। अब फूंक मारकर गेंद को बोतल के भीतर डालने का प्रयास कीजिए। अब फूंक मार के बोतल के अंदर भेजना है, जैसे भेज रहा है भाई इस गोल कागज को। ठीक है, अंदर भेजना है। ठीक है, इस करके आपको विभिन्न विभिन्न माप की बोतल के साथ करने का प्रयास करें। अपने मित्रों से भी फूंक मारकर गेंद को बोतल के भीतर डालने का प्रयास करने को कीजिए। ठीक है भाई, अपने मित्रों को भी कहना भाई, तो देखना भाई क्या होता है इसके अंदर। गुब्बारे को फुलाना। देखो, गुब्बारे को फूंक मारना फूल जाता भाई, ऐसे गुब्बारे को फुलाना है। दो गुब्बारों के बीच में फूंक मारना। ठीक है, लगभग समान अमाप के दो गुब्बारे लीजिए। अमाप मतलब कि इसका साइज सेम ना हो। गुब्बारों में थोड़ा पानी भर लीजिए। दोनों गुब्बारे को फुला करके प्रत्येक को धागे से बांध दीजिए और गुब्बारे को फुला करके प्रत्येक के को अथवा किसी छड़ से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर लटका दीजिए। दोनों गुब्बारों के बीच के स्थान को फूंक मारिए। आपके विचार में क्या होना चाहिए? क्या आप देखते हैं गुब्बारे के बीच में फूंक मारने के लिए विभिन्न तरीके अपनाइए और देखिए क्या होता है। अगर उसके बीच में हवा फूंक मारोगे तो उसके अंदर का वायु दाब जो प्रेशर होगा वो हटेगा और गुब्बारों में हलचल नजर आएगी, दोनों एक तरफ की ओर आकर्षित होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, क्या आप फूंक मारकर कागज की पट्टी को उठा सकते हैं? जैसा चित्र में दिखाया गया इसके अंदर देखो, अब ये जो है ये फूंक मार करके ऊपर उठा रहे हैं। ठीक है, कागज की पट्टी के ऊपर की फूंक मारना। लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी और 3 सेंटीमीटर चौड़ी कागज की पट्टी को अपने अंगूठे और तर्जनी के बीच बीच इस प्रकार पकड़िए कि पट्टी का अधिकांश भाग नीचे की ओर लटक रहा हो, जैसा कि चित्र 8.5 में दिया गया है। अब कागज की पट्टी के ऊपर से फूंक मारिए। अब भाई इसके अंदर अगर फूंक मारते हो तो क्या होता है, क्या होगा? क्या आपका प्रेक्षण आपकी आशा के अनुरूप है, अर्थात वह वैसा ही है जैसा आपने सोचा था? क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ कि पवन का वेग बढ़ने से वायुदाब कम हो जाता है? ठीक है, वेलोसिटी बढ़ने से क्या होता है, प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, जब हम बोतल के मुख पर फूंक मारते हैं तो मुख के पास की वायु का वेग अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है। इससे वह वायु दाब घट जाता है। बोतल के भीतर दाब उसके मुख के निकट के दाब से अधिक हो जाता है। ठीक है, ठीक है भाई, जब प्रेशर कम हो जाता है इसीलिए क्या होता है, वो बाहर की ओर धकेलना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, क्रियाकलाप 8.3 में आपने देखा कि जब आप गुब्बारे के बीच में फूंक मारते हैं, ठीक है भाई, तो वे एक दूसरे की ओर आना प्रारंभ करते हैं, एक दूसरे की ओर आकर्षित होना प्रारंभ करते हैं। ऐसा कैसे हो जाता है भाई? जब बीच की आवाज क्या होगी भाई, चलेगी। संभव होगा जब गुब्बारे के बीच के स्थान की वायु का दाब किसी तरह कम हो जाए, जब गुब्बारे के दूसरी ओर बाहर का दबाव उन्हें एक गुब्बारे की ओर ढकेलेगा। ठीक है, जब क्या होगा भाई, उसके अंदर बीच में से सारा का सारा प्रेशर खत्म होगा तो एक दूसरे की ओर आकर्षित होना प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, हमने देखा है कि पवन का वेग बढ़ने से वायु दाब वास्तव में कम हो जाता है। ठीक है भाई, जब वेग बढ़ता है वेलोसिटी तो क्या होता है भाई, प्रेशर दाब क्या हो जाता है भाई, कम हो जाता है एयर में। ठीक है, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या होगा यदि तीव्र वेग की पवन भवनों अथवा झोपड़ियों की छत के ऊपर प्रभावित हो? यदि छत कमजोर होगी तो वह ऊपर उठ जाएगी और पवन उसे अपने साथ उड़ा ले जाएगी। यदि आपने कभी ऐसा देखा हो तो उसे अपने मित्रों को बताइए। ठीक है, अगर कभी देखा हो आंधी में, बारिश तूफानों में हवा के साथ
कोई छत उड़ती हुई देखी हो भाई, ठीक है, या ऊपर कुछ लाई या फिर कोई चादर रखी हो, देखना उड़ जाती है मेरे पास। अधिक वेग से आते हैं ना हवा, पेड़ गिर जाते हैं बड़े बड़े, ठीक है। पवन सदैव अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती है, ये याद रखना, ठीक है। पवन हमेशा अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती है। अगर मान लो कहीं पे ज्यादा ज्यादा प्रेशर है भाई, तो क्या होगा, कम प्रेशर की तरफ रिलीज हो जाएगी, ठीक है। वायु दाब के बीच जितना अधिक अंतर होगा, पवन का वेग उतना ही अधिक होगा, ठीक है भाई। वेलोसिटी उतना ही ज्यादा होगा जितना डिफरेंस होगा भाई उनके बीच में। गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है। देखो गर्म करेंगे कुछ भी चीज तो क्या होगा भाई, वो फैलना शुरू कर देता है। अगर मान लो कि भाई धुआं है भाई, वो ऊपर ही क्यों उठता है, क्योंकि वो गर्म होता है भाई, ठीक है। तो हवा गर्म क्यों होती है, तो हवा गर्म हवा होकर के वो ऊपर की ओर उठना प्रारंभ कर देती है, ठीक है। देखो इसके रेखलाप में साफ दिखाया गया भाई। अब इसके अंदर की एयर क्या हुआ, प्रेस होकर के कहाँ चलेगा भाई, ऊपर, ठीक है। पढ़ना इसके रेखलाप को और अच्छा से समझ आएगा। इसके अंदर देखो भाई, साधारण रूप से रखे हुए भाई, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। इसके नीचे मोमबत्ती लगा दी, मोमबत्ती से क्या हुआ, हीट निकली, निकली, ऊष्मा इस पर टकराई, गर्म हवा इस पर टकराई और इसको ऊपर की ओर धकेल देगी, इसलिए नीचे की ओर चलाया भाई, ठीक है। तो गर्म हवा कहाँ उठती है, हमेशा सदैव गर्म हवा ऊपर की ओर उठना प्रारंभ कर देती है और वो स्थान खाली हो जाता है, फिर वहाँ पे साइड की हवा आती है, तो उससे क्या होता है, हवा गति करती है, हवा चलनी प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। ठीक है, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि गर्म गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है और वह अधिक स्थान घेरती है। जब कोई दी गई वस्तु पहले से अधिक स्थान घेरती है तो वह हल्की प्रतीत होती है। इसीलिए गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है। यही कारण है कि धुआं ऊपर उठता है, ठीक है भाई। गर्म होता है और हल्का होता है तो इसलिए धुआं भी ऊपर उठता है, ठीक है। और हमेशा गर्म गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है, ठीक है। गर्म वायु को ऊपर की ओर उठ रही होती है। पवन धाराएं पृथ्वी की ओर असमान रूप से गर्म होने के कारण ऊपर उठती है, ठीक है भाई। पवन की धाराएं, हवा की जो धाराएं हैं, गर्म होने के बाद कम उठने लगते हैं भाई ऊपर। ये यहाँ यहाँ हम ऐसा कुछ स्थितियों का विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं जिनके कारण पृथ्वी के वायुमंडलीय में पवन धाराएं उत्पन्न होती है। ये स्थितियां है, ठीक है भाई। ये स्थितियां कुछ बताई जाएगी भाई, उसको ध्यान से समझना। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय क्षेत्रों का असमान रूप से गर्म होना। असमान मतलब अलग अलग समय पे गर्म होना, कहीं पे ज्यादा गर्म कहीं पे कम गर्म, ठीक है। आपने संभव भूगोल में पढ़ा होगा कि भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र को सूर्य की अधिकतम ऊष्मा मिलती है। इससे हम इसे हम क्षेत्र में पृथ्वी की सतह के निकट की वायु गर्म हो जाती है, गर्म गर्म वायु ऊपर उठती है और ठंडी वायु भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित 0 से 30 डिग्री अक्षांश की पट्टी के क्षेत्र से भूमध्य क्षेत्र की ओर गतिशील हो जाती है। इस प्रकार पवन उत्पन्न धाराएं, देखो भैया, अब इस एरिया में ना, ये इसमें सीधी धूप पड़ती है भैया, गर्म होती है तो हवा ऊपर की ओर उठती है, ये जगह क्या हो जाता है भाई, ब्लैंक हो जाती है, इसी में क्या उठती है भाई, हवा, ठीक है भाई। इसी में धारा, पवन धारा चलती है। उत्तर दक्षिण, देखो उत्तर दक्षिण भाई, देखो ये होता है नॉर्थ पोल और नीचे वाला होता है भाई साउथ पोल, ठीक है भाई, साउथ पोल उत्तरी ध्रुव और नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव। ध्रुव पर वायु पृथ्वी के लगभग 60 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्र की वायु से अधिक ठंडी होती है। इन क्षेत्रों में गर्म वायु ऊपर उठती है, जिसका स्थान लेने के लिए ध्रुव की ठंडी वायु उस वक्त प्रभावित होने लगती है। इस प्रकार वायु का प्रवाह ध्रुवों में अपेक्षाकृत अधिक गर्म क्षेत्रों की ओर होता रहता है। देखो भाई समझो इसको। अब भाई यहाँ से क्या होगा, हवा ऊपर की ओर उठी, गर्म होगा, और ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल में बर्फ जमी रहती है, ग्लेशियर है भाई, ठंडा इलाका है, यहाँ पे ठंडी हवाएं कहाँ आती है, फिर इस तरफ आती है,
बर्फीले इलाका है, क्या कहलाता है भाई, ठंडा इलाका होता है, शीत कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। अगर नॉर्थ में हिमालय नहीं होता तो ये सारी हवाएं बहते हुए इंडिया तक आ जाती है, ठीक है, लेकिन हिमालय के कारण रुक जाती है हवाएं। पवन के प्रवाह की दिशा उत्तर दक्षिण दिशा में उत्तर से दक्षिण की ओर अथवा दक्षिण में उत्तर की ओर होती है। दिशा में ये परिवर्तन पृथ्वी के घूमने के कारण होता है, ठीक है। थल और जल का असमान रूप से गर्म होना, थल भाई अलग गर्म होता है और जल अलग गर्म होता है भाई, ठीक है। अध्याय 4 में आपने समुद्र समीर और थल समीर के विषय में पढ़ाया, हाँ भाई बहुत अच्छा से पढ़ाया गया, देख लेना अगर नहीं पढ़ा हो तो भाई, ठीक है। ग्रीष्म काल गर्मियों में थलीय क्षेत्र अधिक तेजी से गर्म होते हैं, ठीक है। गर्मी क्षेत्र में जो थल वाले हिस्से होते हैं जमीन के, वो जल्दी गर्म हो जाते हैं, जैसे रेगिस्तान, ठीक है। और अधिकांश समय थल का ताप समुद्री जल की अपेक्षा अधिक रहता है। थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उड़ जाती है, इससे पवन समुद्र से थल की ओर बहती है, क्योंकि थल की हवा कहाँ चलेगी, सारी ऊपर, तो थल पे जगह बचती है, तो समुद्र वाली हवा थल की ओर आ जाती है। यह मानसूनी पवन होती है। मानसूनी मतलब भाई जब बारिश आती है ना, उसे बोलते हैं मानसून, ठीक है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका अर्थ है ऋतु, ठीक है भाई। अरबी का शब्द है भाई मानसून। ये नक्शे के माध्यम से समझाया गया है मानसूनी हवा, देखो समझो इसे। थल विशेष रूप से राजस्थान के मरुस्थलों के आसपास ताप में ग्रीष्म काल मतलब गर्मियों के टाइम में दक्षिणी पश्चिमी दिशा में मानसून निर्मित होता है। ये मानसूनी पवन अपने साथ हिंद महासागर से काफी जलवाष्प लेकर आती है, ठीक है भाई। गर्म होकर हवा कहाँ से उठती है भाई, ऊपर की ओर, और यहाँ से हवाएं लेते हुए पहुंचती है भाई, हिमालय से टकरा कर मुड़ जाती है, ठीक है। अब भाई ये जो गर्मी के टाइम का हवाओं की दिशा है ये, ठीक है। इस चित्र में 8.9 के अंदर गर्मियों का टाइम का बताया गया भाई। अब शीतकाल सर्दियों के अंदर यह है भाई शीतकाल का, ठीक है। शीतकाल में थल और जल के असमान ताप के कारण पवन उत्तर पश्चिमी की अपेक्षा ठंडे स्थानों से आती है, और ये शीत पवन अपने साथ जल वाष्प लाती है, इसीलिए शीतकाल में वर्षा भी कम होती है, ठीक है भाई। इसलिए ठंडियों में बारिश कम होती है, इधर से आती है हवा ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। भूगोल में और अच्छे से पढ़ोगे इसके बारे में। शीतकाल सर्दियों में पवन की प्रवाह की दिशा में विपरीत हो जाती है, अर्थात यह थल से समुद्र की ओर बहती है, ठीक है। तभी कहते हैं ना पहाड़ बर्फबारी होती है तो मैदानी क्षेत्र में ठंड बढ़ जाती है, तो पहाड़ से हवा नीचे की ओर बहनी शुरू हो जाती है, ठीक है। समुद्र से आने वाली पवन अपने साथ जलवाष्प लाती है, जिससे वर्षा होती है। ये प्रक्रम जल चक्र का एक चरण है। अगर समुद्र की तरफ से हवा आएगी तो भाई वो हवा के साथ साथ जलवाष्प लाएगी, और यहाँ पे संग्रहण होगा, बादल बनेंगे और वर्षा हो जाएगी भाई, ठीक है। गर्म मानसून हवा अपने साथ जलवाष्प लाती है, जिससे वर्षा होती है। बादल वर्षा लाते हैं और हमें आनंद का अनुभव कराते हैं। हमारे देश में किसान अपनी फसल के लिए प्रमुख रूप से वर्षा पर निर्भर करते हैं। बादलों और वर्षा से संबंधित अनेक लोकगीत प्रचलित हैं। हाँ ठीक है भाई, बहुत सारे लोकगीत हैं क्षेत्रवाइज भाषा के आधार पर बहुत सारे लोकगीत हैं बारिश के लिए। बारिश नहीं होती तो बहुत लोकगीत गाए जाते हैं, बारिश होती है तब भी लोकगीत गाए जाते हैं, बारिश में आते हैं, ठीक है भाई। यदि आपको ऐसा कोई गीत या कविता याद हो तो अपने मित्रों के साथ उसे गाकर साझा करके आनंद उठाएं, ठीक है भाई। अपने क्षेत्र का अगर कोई लोकगीत याद हो जो कि मानसून से जुड़ा हो, वर्षा से जुड़ा हो, तो जरूर अपने दोस्तों को बताना, ठीक है। आपकी सहायता से आपके लिए कविता बॉक्स में दी गई है, ठीक है भाई, कविताएं दी गई है, ठीक है। पढ़ना इस कविता को। तथापि वर्षा सदैव सुखदायी नहीं होती है, कभी कभी वर्षा अनेक समस्याओं को जन्म देती है। क्या आप ऐसी कोई समस्याओं के नाम बता सकते हैं? देखो बारिश आने से क्या होता है, किसान इंतजार में होता है, बारिश होगी फसल उगाएंगे, ठीक है। अब तो भी खुशी की बात होती है बारिश आ गई, लेकिन जरूरत से अधिक वर्षा होने के बाद
ये समस्या उत्पन्न करती है। आप अपने शिक्षक शिक्षिका और माता पिता से वर्षा संबंधी समस्याओं का कारण और निवारण का चर्चा कर सकते हैं। प्राकृतिक, देखो भाई क्या होता है, जब बारिश होती है तो क्या समस्या आ जाती है भाई, मनुष्य, जंतु और पादपों के जीवन के लिए संकट उत्पन्न हो जाता है भाई। ज्यादा बारिश हो जाती है तो पानी भर जाता है, तो खाना नहीं मिलेगा भाई, जानवरों को चारा नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, सारी घास बंगी भाई किसके अंदर, पानी के अंदर। ठीक है, तो पानी नहीं, चारा नहीं मिलेगा भाई, सब खत्म पशुओं के लिए। आइए एक और ऐसी घटना है जैसे कि तड़ित तड़ित झंझा और चक्रवात का अध्ययन करें। तड़ित झंझा क्या होती है भाई, जब आसमान में बिजली कड़कती है ना, उसे बोलते हैं तड़ित झंझा। ठीक है, जमीन पे गिर जाती है। चक्रवात क्या होता है भाई, पानी जो लहरें बनती हुई उठती हुई आती है समुद्र किनारे में, आता है चक्रवात। ठीक है, तड़ित झंझा और चक्रवात के बारे में। ठीक है, तड़ित झंझा भारत जैसे गर्म आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अक्सर विकसित होते रहते हैं और ताप में वृद्धि होने के कारण ऊपर की ओर उठती हुई पवन प्रबल हो जाती है। पवन वायु में पहले से विद्यमान जल बूंदों को अपने साथ ऊपर की ओर ले जाती है, जहाँ ताप कम होने के कारण वे जम जाती है और पुनः नीचे की ओर गिरने लगती है। गिरती हुई जल की बूंदों और तीव्र वेग से ऊपर उठती हुई वायु की परस्पर क्रिया में बिजली तड़ित होती है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। इस घटना को हम तड़ित झंझावात कहते हैं। अब तड़ित झंझावात के बारे में उच्च कक्षाओं में विस्तार से पढ़ेंगे भाई। बिजली कड़कती है ना भाई, उसी के बारे में बताया जा रहा है। तड़ित झंझा, तड़ित झंझा कैसे चक्रवात बन जाता है, देखो कैसे बन जाता है ये। अब जानते हैं कि जल को द्रव्य और वाष्प अवस्थाओं में परिवर्तित करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ठीक है भाई, पानी को गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, वो वाष्प में परिवर्तन हो जाएगा, वो समझाएगा इस नौ लाइनों में। क्या क्या वाष्प के द्रव्य द्रव्य में संघनित होने पर वह ऊष्मा वाष्पीकृत वापस मिल जाती है। देखो भाई, संघनित होकर के पानी की बूंदे बनकर के बारिश के रूप में नीचे आ जाते हैं। ठीक है, जब जल जल वाष्प वर्षा के बूंदों के रूप में पुनः द्रव रूप में परिवर्तित होता है तो यह ऊष्मा वायुमंडल में निर्मुक्त हो जाती है, और निर्मुक्त होने वाली ऊष्मा से आसपास की वायु गर्म हो जाती है। ठीक है भाई, तड़ित झंझावात आता है भाई, जब बिजली कड़कती है तो हीट उत्पन्न होती है, इससे गर्म हो जाती है हवा, हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, वहाँ जगह खाली हो जाती है। इस प्रकार गर्म वायु ऊपर की ओर उठ जाती है और वायु दाब कम हो जाता है। फलस्वरूप तड़ित झंझा के केंद्र की ओर उच्च वेग की अधिक वायु गति करने लगती है। इस चक्र की पुनरावृत्ति अनेक बार होती रहती है। घटनाओं की इस श्रृंखला को अतः बहुत ही निम्न दाब के एक ऐसे तंत्र के निर्माण के साथ होता है, जिसके चारों ओर उच्च वेग की वायु के आने की अनेक प्रकार की कुंडली कुंडली होता है, गोल गोल घेरा वही ऐसे। ठीक है भाई, कुंडली के रूप में घूमती रहती है, और मौसम के इस स्थिति को हम चक्रवात कहते हैं। वायु वेग और वायु दिशा चक्रवात के तापमान और आर्द्र में वायु आर्द्रता में वृद्धि करने वाले कुछ कारक हैं। ठीक है भाई, देखो यहाँ दिखाया गया है चित्र के अंदर, इसमें समझो तो। चक्रवात की संरचना, अब ये हवा क्या होगी भाई, ऊपर उठ गई भाई, बिजली कड़कने से यहाँ की हवा गर्म हुई और ये ऊपर की ओर चली गई। अब बाहर की हवा क्या होगी भाई, इसके पास आएगी, तो ऐसे घूमते घूमते हवा आते, कई कई राउंड हो जाते हैं, तो फिर क्या, तो चक्रवात हो गया, और हवा का प्रेशर किधर है, इधर की तरफ, चक्रवात बढ़ते रहेगा, टकराएगा भाई समुद्र की तरफ से, अभी नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, ये सैटेलाइट सैटेलाइट से खींची गई पिक्चर। चक्रवात द्वारा होने वाला विनाश। ठीक है भाई, चक्रवात काफी विनाशकारी हो सकते हैं। तेज पवन समुद्र के जल को तटों की ओर धकेलती है, भले ही चक्रवात तट से सैकड़ों किलोमीटर दूर हो। ये चक्रवात के आगमन के पूर्व संकेत है। पवन द्वारा उत्पन्न होने वाली जल की लहरें इतनी शक्तिशाली होती हैं कि उनके आघात से कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता। ये वही पहले, उससे पहले आने वाला तूफान है चक्रवात से। ठीक है, पानी की लहरें उठती है ऊंची ऊंची।
चक्रवात के नेतृत्व में निम्नलिखित दाब के कारण है। केंद्र में जल सतह उच्च स्तर तक उठ जाता है, ठीक है, 3 से 12 मीटर की ऊंची ऊंचाई तक उठ सकता है और ऐसा लगता है मानो जल की दीवार तट के ओर बढ़ती आ रही है। इसी परिणाम स्वरूप समुद्र का पानी कम ऊंचाई पर स्थित तटीय क्षेत्र के प्रवेश कर जाता है और जिससे जीवन और संपत्ति को गंभीर हानि होती है। यह पानी मृदा की उर्वरकता को भी कम कर देता है। देखो मृदा की उर्वरकता को कैसे कम करेगा, समुद्र के पानी में होता है नमक खारा होता है, यदि पानी पे आएगा कुछ दिन जहाँ गड्ढे होंगे उसमें भर जाता है तो पानी सूख जाता है और नमक छोड़ जाता है, तो क्या होता है मिट्टी की उर्वरकता क्षमता कम हो जाती है। यह भी विश्व का नक्शा है चक्रवात। टाइफून, टॉर्नेडो से सुरक्षा की एक विधि, तड़ित जंजाल से भाई कान बंद करके अपने उस स्थान पर बैठ जाना चाहिए, ठीक है, और बिजली कटकर तो किसी पेड़ के नीचे नहीं छुपना चाहिए, किसी खंभे के नीचे, किसी ऊंची इमारत के नीचे नहीं छुपना चाहिए। चक्रवात अपने साथ उच्च वेग के पवन लाता है और जो घर दूरभाष और अन्य संचार प्रणाली वृक्षों आदि को क्षति पहुंचा सकती है, जिससे जीवन और संपत्ति को अत्यधिक हानि होती है। 11 तूफान, टर्नेडो, हमारे देश में टर्नेडो अधिक नहीं आते हैं। टर्नेडो गहरे रंग के कीप कार बादल होते हैं। इनकी कीप जैसी संरचना आकाश से पृथ्वी तल की ओर आती हुई प्रतीत होती है। अधिकांश टॉर्नेडो ठीक है भाई, ये बहुत कम आते हैं भारत के अंदर। कीप जैसे कार होते हैं भाई, कीप की तरह होते हैं भैया, ठीक है, अक्सर ये पृथ्वी तल की ओर आती हुई प्रतीत होती है। अधिकांश टॉर्नेडो कमजोर एवं निर्बल होते हैं, परंतु कोई विनाशकारी टॉर्नेडो लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से गति कर सकता है। टॉर्नेडो चक्रवात के भीतर भी बन सकता है। भारत की संपूर्ण तट रेखा विशेष रूप से पूर्ववर्ती तट चक्रवात के लिए संवेदनशील है, जबकि भारत का पश्चिमी तट चक्रवात के प्रबलता और आवृत्ति दोनों ही संदर्भों में अपेक्षाकृत कम संवेदनशील है। पश्चिमी तट और पूर्वी तट, यह हवा की दिशा दर्शाता है। प्रभावी सुरक्षा उपाय, प्रभावी सुरक्षा उपाय ज्यादा जरूरी है सुरक्षा उपाय जानने का। प्रभावी सुरक्षा, ठीक है भाई, सुरक्षा जानना जरूरी है। चक्रवात के दुष्प्रभावों को कम करने का निम्नलिखित व्यवस्थाएं सहायक हो सकती हैं। सरकारी सामाजिक स्तर पर व्यवस्थाएं, ठीक है भाई, चक्रवात पूर्वानुमान और चेतावनी सेवा, ठीक है, सरकारी संस्थाओं, समुद्र तटों, मछुआरे, जल पोतों और आम जनता को शीघ्रता से देने के लिए तीव्रगामी संचार व्यवस्था। भाई आने से पहले मौसम विभाग द्वारा चेतावनी दी जाती है भाई कि अब कोई प्राकृतिक आपदा, चक्रवात या अधिक वर्षा होने वाली जिस क्षेत्र में, तो वहां से क्या करा जाता है भाई, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया जाता है। जब वहाँ का आपदा आके चली जाती है भाई, लोगों को वापस वहाँ पे पहुंचा दिया जाता है, ठीक है, जब तक आपदा है जब तक वहाँ पे जगह खाली करा ली जाती है। चक्रवात संभावित क्षेत्रों में चक्रवात आश्रयों का निर्माण और लोगों को तेजी से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक है, व्यवस्था बना के रखनी पड़ती है कि हमेशा ही अगर कोई ऐसी आपदा आ जाए तो हम उससे निपट सके, जान माल की कम से कम हानि हो। जनता द्वारा किए जाने वाले कार्य हमें मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दूरदर्शन, टेलीविजन, दूरदर्शन, रेडियो अथवा समाचार पत्रों के माध्यम से प्रसारित की जाने वाली चेतावनियों का नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, ठीक है। ठीक है, हमें अनिवार्य घरेलू साज सामान, पालतू पशुओं और वाहनों आदि को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए आवश्यक प्रबंध करने चाहिए। ठीक है, पालतू पशु भी भाई कीमती होते हैं,
है, रोजी रोटी का साधन होते हैं कई लोगों के। जलमग्न सड़कों पर वाहन चलाने से बचना चाहिए क्योंकि बाढ़ में सड़कें क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। देखो भाई, जलमग्न जो सड़कों पे उनके ऊपर से पानी बह रहा होता है तो उस पर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए भाई, वाहन नहीं चलाना चाहिए। पानी बह जाते हैं कई जगह पे, सड़कें टूट जाती हैं तो उसमें गाड़ियाँ चली जाएगी भाई। सभी आपातकालीन सेवाएं जैसे कि पुलिस, अग्निशामक दल और चिकित्सा केंद्र के टोल फ्री नंबर की सूची अपने साथ रखनी चाहिए। सभी नंबर याद होने चाहिए भाई, ठीक है। यदि आप चक्रवात प्रभावित क्षेत्र में रहते हो तो आप कुछ अन्य सावधानियां रखें। ऐसे जल का पीने के लिए उपयोग ना करें जो कि संदूषित हो सकता हो। आप आपात स्थिति के लिए पेयजल का संग्रहण करें, ठीक है भाई, ताकि पानी की अगर कमी ना पड़े ऐसा अपना स्टोर रखना है। पानी गीले स्विच और पंखों से टूट कर गिर गए बिजली के तारों को ना छुएं, ठीक है भाई। जो भी आप आपदा के दौरान टूट के आ गया भाई, तार गिर गए हैं, ठीक है, ऐसा तो लाइट कट कर दी जाती है। अगर नहीं किए तो भाई तारों से दूर रहें आपदा के दौरान। मनोरंजन के लिए बाढ़ अथवा चक्रवात प्रभावित क्षेत्र का भ्रमण करने बाहर ना निकले। यहाँ पे अगर मान लो कि चक्रवात आ रहा है तो तुम समुद्र पे पहुंच जाओ, क्या देखें कैसा जो चक्रवात कैसा आता है, ठीक है, तो ऐसा ना करें, मनोरंजन के लिए ना जाए, ठीक है। कोई भी आपदा आती है तो उससे दूर रहें। बचाव दल पर अनावश्यक मांगों की आपूर्ति के लिए दबाव ना डालें, ठीक है। आपके पास अगर कोई सामान है उसके बाद भी आप उसको कहोगे भाई ये सामान हो तो बचाव दल को उसका काम करने दें, सहयोग करें उसमें, ठीक है। अपने पड़ोसी और मित्रों का यथासंभव सहयोग और सहायता प्रदान करें, ठीक है। अपने साथ और लोगों का भी सहायता प्रदान करें क्योंकि आपदा है, आपदा में हमें सबकी मदद करनी चाहिए। उन्नत प्रौद्योगिकी सहायक सिद्ध हुई है। आजकल हमें आपदाओं से अधिक सुरक्षा उपलब्ध है। पिछली शताब्दी के आरंभ में तटीय क्षेत्र में निवासियों के पास किसी चक्रवात के आने से पूर्व सुरक्षा की तैयारी करने और अपने घर खाली करने के लिए 1 दिन से भी कम का समय मिलता था। आज परिस्थितियां बहुत बदल गई है। उपग्रह और रडार की उपलब्धता से अब हम संभव हो गया है कि किसी भी संभावित झंझा के 48 घंटे पहले ही, करीब 2 दिन पहले हमें चक्रवात सतर्कता अथवा चक्रवात सूचना जारी कर दी जाती है, गाइडलाइंस जारी कर दी जाती है मौसम विभाग द्वारा और तैयारियां शुरू हो जाती है। चक्रवात चेतावनी भी कम से कम 24 घंटे पहले जारी कर दी जाती है। जब चक्रवात तट के निकट होता है तो हर हर घंटे अथवा आधे घंटे पर उनकी प्रगति और दिशा के बारे में संदेश प्रसारित किया जाते हैं कि भाई क्या स्पीड रही और क्या नुकसान हो रहा है और कितना देर तक रहेगा, कितनी स्पीड और बढ़ेगी। अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन चक्रवात से संबंधित आपदाओं को मॉनिटर करने से सहयोग प्रदान करते हैं, ठीक है भाई, ठीक है भाई। ओके, खत्म हो गया भाई चैप्टर। अगले अगले क्लास में अगले चैप्टर को मिलेंगे, ठीक है।